हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो एमएलए लेट में कितना पैसा मिलता है? 5 करोड़। एक साल में मिलता है 5 करोड़। 5 साल में कितना मिलेगा? 25 करोड़। अगर एक साल में 5 करोड़ मिला और आपने इस 5 में से 2 खर्च कर लिए, 3 बच गए, तो जब अगले साल आप आओगे तो 5 तो मिलेगा ही, प्लस 3 और मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, लैप्स नहीं होता पैसा। ऐसा नहीं होता कि भाई 5 करोड़ आपने खर्च नहीं किए तो अगले साल आपको 5 मिलेंगे, ये खत्म हो गया, लैप्स हो गया। नहीं, लैप्स नहीं होता, वो आगे ऐड होता रहता है, उसको अपन बोलते हैं नॉन लैप्सेबल। ठीक है, चलिए अपन रूडा की बात कर रहे थे शायद, है ना? चलिए रूडा एक बार मैं आपको बता देता हूं कि है क्या रूडा। ठीक है, अपन जब अगला चैप्टर लेंगे, तीसरा नंबर चैप्टर चल रहा है, कौन सा नाम है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज। जब अपन अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 4, तो वह आएगा औद्योगिक विकास। राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक विकास है, अपन सारी की सारी बातें करेंगे कि भाई औद्योगिक विकास की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे रिको है, राजसिको है, इसके अलावा रूडा है, आरएफसी है। लेकिन जो रूडा है वह आपके इस 3 नंबर चैप्टर के अंदर कवर कर रखी है। तो मैं आपको रूडा के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ सारी की सारी बातें। सबसे पहली बात इसके बारे में यह है कि यह राजस्थान में जो गैर कृषि उत्पाद होते हैं, गैर कृषि उत्पाद, एक तो होते हैं कृषि उत्पाद जो अपन को खेती से प्राप्त होते हैं, जैसे कोई भी खाने की वस्तु, अनाज वगैरह हो गया, ठीक है, कपास हो गया, कपास भी खेती से प्राप्त होता है। और ऐसी चीजें जो खेती से प्राप्त नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए जो ऊन है, ऊन खेती से मिलता है क्या? नहीं, पशुओं से मिलता है। दूसरा चमड़ा है। तो इन सब चीजों के विकास के लिए राजस्थान में एक संस्था बन रखी है, उस संस्था का नाम क्या है? रूडा। देखिए इसकी फुल फॉर्म अगर बात करूं मैं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी बताइए, किसी को पता है? नहीं पता? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। नाम से पता चल रहा है, गैर कृषि मतलब ऐसे उत्पाद जो कृषि से प्राप्त नहीं होते, उसकी अपन बात किसके अंदर करते हैं? रूडा के अंदर। इसके अलावा आपने एक चीज का नाम और सुना होगा, वह सुना होगा जीआई टैग का। सुना है? जीआई टैग, या अपन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। राजस्थान में जितने भी वस्तुएं जिनको जीआई टैग दी जाती है, उनको जीआई टैग दिलवाने के लिए जो प्रयासरत संस्था है, उस संस्था का नाम भी क्या है? रूडा। आप लोगों ने अभी अभी हाल ही में एक नाम सुना होगा, सोजत की मेहंदी, सुना है? एक सुना होगा बीकाजी भुजिया। ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लिए जो संस्था काम करती है, उस संस्था का नाम भी क्या है? रूडा। अब भौगोलिक संकेतक होता क्या है? देखो, भौगोलिक संकेतक को आप तोड़िए, भौगोलिक संकेतक, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी इंडिकेशन। तो भौगोलिक के अंदर क्या आ रहा है? भूगोल। मतलब किसी भी एक जगह की ऐसी वस्तु जो उस जगह के कारण खास है, इस कारण अपन उसको एक पहचान देते हैं, उसको अपन एक नाम देते हैं, क्या देते हैं? भौगोलिक संकेतक। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हर बार किसी ने पढ़ रखी होगी क्लास, तो मैं बताता हूँ बीकाजी का। ठीक है, बीकाजी है, तो बीकाजी का उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो बीकाजी है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो शुरुआत में उसने आज से लगभग 100 साल पहले फैक्ट्री लगाई थी, बीकानेर के अंदर लगाई थी। तो अब बीकानेर से उसका काम इतना बढ़िया चला कि वह अपना माल एक्सपोर्ट करने लग गया। अब मैंने आपको बोला कि राजस्थान एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक का मतलब है कि चारों तरफ क्या है? जमीन ही है। अब अपन को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 माध्यम है, या तो है वायु का या फिर है जल का। लेकिन जो वायु माध्यम होता है वह किसी भी चीज़ को निर्यात करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो सामान्यतया अपन क्या करते हैं? जल परिवहन करते हैं कि सामान का अगर अपन को एक्सपोर्ट करना है तो अपन किसी बंदरगाह पर जाएंगे, वहाँ पर सामान लोड किया और जल परिवहन के माध्यम से किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट कर दिया। अब बीकानेर के अंदर नमकीन का उत्पादन हो रहा था, फैक्ट्री लगी हुई थी बीकानेर के अंदर। उसने सोचा कि अगर मैं ये फैक्ट्री यहाँ से हटाकर किसी ऐसे राज्य के अंदर लगा लूँ जहाँ पर समुद्र पास पड़ता है, तो समुद्र पास पड़ता है तो क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। वरना क्या होगा? मैं बीकानेर के अंदर नमकीन बना रहा हूँ, उसको ट्रक के अंदर लोड कर रहा हूँ, ट्रक से ये सड़क परिवहन के माध्यम से उस राज्य के अंदर जाता है,
और फिर एक्सपोर्ट होता है तो बहुत महंगा पड़ता है चीज़। तो उसने क्या किया कि शायद गुजरात या महाराष्ट्र के अंदर इसने ये फैक्ट्री लगा ली। अब फैक्ट्री लगा ली, नमकीन का उत्पादन भी उसने शुरू कर लिया, लेकिन नमकीन का उत्पादन ऐसा नहीं हो पाया जैसा बीकानेर के अंदर हो रहा था। तो सोचा कि भाई हो सकता है कि भाई हलवाई जो बना रहे हैं अगर उनको अपन सेट करें, तो उन्होंने बीकानेर से उन लोगों को भी बुलवाया, लेकिन फिर भी वो स्वाद नहीं। फिर क्या, उसने पानी चेंज करवाया, बीकानेर का जो पानी है वह टैंकर भर भर के उन राज्यों के अंदर आने लगा। फिर भी नमकीन का वो उत्पादन नहीं हो रहा है जो बीकानेर के अंदर हो रहा है। अब बीकानेर के अंदर अगर नमकीन का उत्पादन करे तो बढ़िया स्वाद आ रहा है, लेकिन वह उस राज्य के अंदर नहीं आ रहा। तब बात समझ में आई कि भाई बीकानेर की जलवायु, बीकानेर की जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है जिसके अंदर अगर अपन नमकीन का उत्पादन करेंगे तो वह उस स्वाद के अंदर बैठेगी। फिर उसका वापस पुनः बीकानेर के अंदर उत्पादन होने लगा। तो भुजिया अगर बात करें तो एक जगह की फेमस है, वह है बीकानेर की, इस कारण उसका नाम बीकाजी खास है। ठीक है। और मेहंदी, अगर सोजत की बात करेंगे तो सोजत एक स्पेसिफिक गांव है, एक तहसील है पाली के अंदर, तो उसकी बहुत फेमस है। उसका जो रंग चढ़ता है वह बाकी किसी आसपास के गांवों की मेहंदी का नहीं चढ़ता। तो इस कारण भूगोल की स्थिति की दृष्टि से जो चीजें फेमस होती है उसको अपन बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। राजस्थान के अंदर कुल 16 चीजें हैं जिनको भौगोलिक संकेतक दे रखा है। राजस्थान की जो चीजें हैं पर्सनल, वह टोटल 16 है जिनको दे रखा है। लगभग 13 तो है हैंडीक्राफ्ट की। हैंडीक्राफ्ट के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बगरू प्रिंट, सांगानेर प्रिंट, थेवा कला, तो ये सब 13 चीजें तो है हैंडीक्राफ्ट की। एक चीज है खाने की। खाने की कौन सी है? बीकाजी। और 2 है प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर एक तो आ जाएगी सोजत की मेहंदी, ये प्राकृतिक है, और दूसरी आ जाएगी मकराना मार्बल। तो इस तरह से टोटल 16 चीजें हैं जिनको जीआई टैग दे रखा है। काम कौन करती है संस्था? उस संस्था का नाम आ जाएगा रूडा। ठीक है। स्थापना कब हुई इसकी? तो 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई। एक बार आरएस प्री के अंदर सवाल पूछा गया है, एक तरफ दे रखा था रिको, एक तरफ आरएफसी, रूडा और राशि को, और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दे रखे थे, तो आपको मैच करना था। ठीक है। तो रूडा का कब है? 1995। बात आई समझ में? चलिए हेडिंग लगाइए रूडा, और रूडा के बारे में लिखिए। भौगोलिक संकेतक समझ में आ गया पूरा का पूरा कि भौगोलिक संकेतक है क्या? चलिए लिखिए रूडा, इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इंग्लिश में लिखनी है आपको। चलिए इंग्लिश में लिखिए। रूरल मतलब ग्रामीण, नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। नॉन फार्म का मतलब हो गया गैर कृषि। ठीक है। चलिए अब इसमें लिखना शुरू कीजिए। राजस्थान में गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 1995 में राजस्थान में गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 1995 में रूडा की स्थापना की गई। रूडा की स्थापना की गई। रूडा की स्थापना की गई। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, ऊन
दूसरा चमड़ा और तीसरा लघु खनिज। लघु खनिज, ये 3 क्षेत्र हैं मुख्यतः जहां पर रूडा काम करती है। ऊन, चमड़ा और लघु खनिज। एक लाइन इसमें और ऐड कर दो कि यह राजस्थान में भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत संस्था है। यह राजस्थान में भौगोलिक संकेतक ब्रैकेट में लिख लो जीआई टैग। यह राजस्थान में भौगोलिक संकेतक ब्रैकेट में जीआई टैग देने के लिए प्रयासरत संस्था है। प्रयासरत कोशिश करती है कि उत्पादों को राजस्थान में जीआई टैग मिले। प्रयासरत संस्था है। अब राजस्थान के जितने जीआई टैग हैं, और मैं आपको भारत के भी मेन जिनको अभी 1-2 सालों के अंदर मिल रखे हैं, वह मैं आपको 4 नंबर चैप्टर के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रूडा क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। 4 नंबर चैप्टर अब अपन शुरू कर रहे हैं। तो अब अध्याय 4 हेडिंग लगाना और लिखना औद्योगिक विकास। अध्याय 4 औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। अब अपन इसमें किसकी बात करेंगे? उद्योगों के बारे में बात करेंगे। जितने भी उद्योगों की बातें हैं वह अपन इसके अंदर करेंगे। 3 नंबर चैप्टर के अंदर क्या किया? गांवों के विकास की और पंचायती राज की बात की। ठीक है, 3 नंबर चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, औद्योगिक विकास को समझने से पहले अगर आपको मुख्य परीक्षा के अंदर सवाल दे दे कि राजस्थान के औद्योगिक विकास पर टिप्पणी कीजिए, ये बहुत बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्लास की स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक कंसेप्ट बताया था, आपको जीएसडीपी का बताया था। उसको एक बार वापस आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वापस उसको समझिए जीएसडीपी को। ये स्लाइड थी जो मैंने आपको उस समय दिखाई थी। इस समय मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आपके घर का। ठीक है, क्या दिया था एक बार वापस ध्यान से समझना कि आपके घर के अंदर अगर 100 रुपये आते हैं, ठीक है, तो ये 100 रुपये 3 माध्यमों से आ सकते हैं। कौन कौन से माध्यम है? एक तो आपके फादर साहब, ये मान लो 50 रुपये। दूसरे आप स्वयं तो सेल्फ लिख लो, और कितने आप मान लो आप लोग 20 रुपये, और एक आपकी बहन है वह मान लो 30 रुपये। तो टोटल इस तरह से आपके घर में 100 रुपये आते हैं। इतना आपको याद होगा। ठीक है, आपके पिता मान लो करते हैं कृषि, आप स्वयं करते हो उद्योग, और आपकी सिस्टर सेवा। इतना आपको याद होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये 100 रुपये आपके परिवार की क्या है? जीएसडीपी। क्लियर है? अब अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, आप बता सकते हो कि भाई किसका है? कृषि का है। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो दूसरा आ जाएगा सेवा। और तीसरा सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो ये आ जाएगा उद्योग। यहां पे कोई समस्या है क्या? अपन ने ये बात क्यों की? अपन को ये बात पता लगनी चाहिए कि अपन के घर में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा कर लेके आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने आपको बोला कि आपके घर की जीएसडीपी 100 रुपये है, तो उसी तरह से राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? तो आ जाएगी 14.14 लाख। मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उसका अंतिम मूल्य क्या है? 14.14 लाख करोड़। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि राजस्थान के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि का है, उद्योग का है,
या सेवा का है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान में अपन सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र से कमाते हैं। तो आपको मैं परसेंटेज बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा चीज कि राजस्थान में अगर आपको पूछे कि आपके राजस्थान के अंदर कितना पैसा आ रहा है टोटल बताइए, 14.14 लाख करोड़ आ रहा है। तो 14.14 लाख करोड़ में सर्वाधिक योगदान अगर मैं बात करूं तो देखिए सेवा का सबसे ज्यादा है। सेवा 43.74% है। मतलब अगर 100 रुपए राजस्थान के अंदर आ रहे हैं तो मात्र 43 रुपए एक क्षेत्र से आ रहे हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? सेवा। सेवा के अंदर कौन कौन सी चीज आएगी? सेवा के अंदर डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, टीचर है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप पैसा दे रहे हो लेकिन उसके बदले कोई भी वस्तु नहीं ले रहे, सिर्फ सेवा ले रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है? 43.74। दूसरा अगर बात करूं तो देखिए कृषि आएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा क्षेत्र आएगा? कृषि। और कृषि का आ जाएगा 28.95%। और जो बाकी रह गया वो कौन सा? उद्योग। और उद्योग का कितना आएगा? 27.31%। क्लियर है कि नहीं ये बताओ? समझ में आया? मैंने आपके घर का एग्जाम्पल लिया था 100 रुपए। 100 रुपए में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा था? अपन ने घर की बात की है। ठीक है, मैंने यहाँ पर किसकी बात की? राजस्थान की। राजस्थान के ये टोटल कितना है? ये टोटल आ जाएगा 14.14 लाख करोड़। मैंने अभी तक परसेंटेज में बात की है। देखो मैंने अभी तक पैसा नहीं बताया। मैंने ये नहीं बोला कि सेवा से अपन को इतना पैसा मिलता है, पैसा नहीं बताया मैंने। कितना बताया? परसेंटेज। कितना परसेंटेज है? 43.74। कृषि से कितना है? 28.95। उद्योग से कितना है? 27.34। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गया? अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। तो मतलब अपन इस क्षेत्र में किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। मतलब जहां से अपन को राजस्थान की जीडीपी के अंदर लगभग 27 से लेकर 28% तक योगदान है। अब अपन उस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो यहां से सवाल कैसे पूछता है। पहला सवाल पूछता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा का। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। आज से 2 साल पहले क्या होता था? ये जो योगदान है ना, पहले नंबर पर आता था सेवा, फिर आता था उद्योग और फिर आता था कृषि। आज से 2 साल पहले। लेकिन बीच में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि उद्योग सारे के सारे बंद पड़ गए थे, लेकिन कृषि चालू थी। तो उस समय ये पहले नंबर पर तो सेवा रही, दूसरे नंबर पर चला गया कृषि और तीसरे नंबर पर आ गया उद्योग। और ये 3 साल पहले ये कृषि था, उसका सबसे कम योगदान था और उद्योग का दूसरे नंबर पर योगदान था। ठीक है, बात आई समझ में? तो अब पहला सवाल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल क्या देगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों को राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। आपको 3 क्षेत्र देगा और ऑप्शन देगा 1 2 3। इनको व्यवस्थित करना है 3 2 1, 1 2 1 3 2 या 2 3 1। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। आपको सेट करना, आपको देखना है कि भाई पहला कौन सा आएगा? सेवा, दूसरा कौन सा आएगा? कृषि और तीसरा कौन सा आएगा? उद्योग। आई बात समझ में? यह आपको तीसरा नंबर सवाल देगा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना प्रतिशत है? सवाल समझ में आया जो मैंने बोला? सवाल क्या बोला कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में, क्या राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित बात करो ना, 14.14 किस पे? प्रचलित पे है ना। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कितना आ जाएगा? 43.74। सेवा की जगह आपको पूछे कृषि का कितना है? 28.95। अगर उद्योग का पूछे तो इनका टोटल कितना होगा? 100 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब पैसों के अंदर कितना है वह मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी आपको सिर्फ परसेंटेज के अंदर ध्यान रखना है कि सेवा का 43, कृषि का 28 और उद्योग का। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अपन ने, आपको याद होगा कि अपन ने जो जीएसडीपी की बात की थी, अब अपन ने जो जीएसडीपी की बात की थी वह अपन ने 2 कीमतों पर की थी। एक तो की थी स्थिर मूल्यों पर और दूसरी की थी अपन ने
प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर अपन ने देख लिया कि भाई राजस्थान की जीएसडीपी 14.14 है, और अपन ने योगदान भी देख लिया कि भाई सेवा का कितना है, कृषि का कितना है और उद्योग का कितना है। अब प्रचलित कीमत क्या होती है, किसी को डाउट है क्या? कोई उस टाइम नहीं था तो वो वीडियो अवेलेबल है ना, अवेलेबल आपको ऐप का एक्सेस दे रखा है ना, तो वहां से देख लेना, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट रूप में आपको वापस समझा रहा हूं कि प्रचलित मूल्य होते क्या है, ठीक है। प्रचलित मूल्य मतलब अपन ने बात की थी कि भाई राजस्थान के अंदर अपन एक साल के अंदर 10 बोतल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 10 बोतल का निर्माण किया अपन ने पूरे राजस्थान के अंदर, पूरा राजस्थान निकमा ये कुछ काम किया नहीं, मात्र 10 बोतलें बनाई अपन ने, ऐसा मान लिया, ठीक है। और एक बोतल की जो कीमत है वह मैं मान लेता हूँ 120 रुपए, तो राजस्थान का जीएसडीपी कितना हो जाएगा? 1200 रुपए हो जाएगा। ये तो है राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर, क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो वस्तु है 10 बोतल, तो 10 बोतल तो भाई मैं यहां पे लूंगा ही, लेकिन जो पैसा है वह पैसा मैं कौन सा साल का लूंगा? 2011-12, क्योंकि स्थिर मूल्य पर जो आधार वर्ष है वह क्या है? 2011-12। तो उस समय यहां पर 120 है तो उससे कम ही होगी, तो मैं मान लेता हूं 100 रुपए। तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? 1000। कोई समस्या नहीं यहां तक, तो ये तो सबको समझ में आ रखा है। तो अब इसी तरह से अगर अपन ने प्रचलित मूल्यों पर सेवा का, कृषि का, उद्योग का योगदान देखा है, तो अपन को स्थिर मूल्यों पर भी सेवा का, कृषि का, उद्योग का योगदान देखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब अगर आपको पूछे स्थिर कीमतों पर राजस्थान में कृषि, उद्योग और सेवा का योगदान कितना है, तो भाई देखो कृषि का कितना आएगा? 28.50, उद्योग का कितना आएगा? 27.76, और सेवा का कितना आएगा? 43.74। कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया? कृषि यहां पर 28.50 है, यहां पर कितनी है? यहां पर 28% है कि नहीं? दोनों में है। चलिए, यहां पर उद्योग कितना है? 27.76, और यहां पर उद्योग कितना है? यहां पर उद्योग आ जाएगा 27.31, बराबर है। मतलब कृषि 28 है, उद्योग कितना है? 27। और तीसरी बात, सेवा यहां पर कितनी है? 43.74, और यहां पर भी सेवा कितनी है? तो आपको क्या याद रखना है? कृषि 28%, उद्योग 27% और सेवा 43%। कौन सी कीमत पर? चाहे स्थिर कीमत पूछे चाहे प्रचलित, और सेवा तो लगभग डिटो सेम ही है, 43.74 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 43.74 है। कोई समस्या है ही नहीं, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? तो ये इतने तरह के सवाल है वो इसके अंदर बनते हैं। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? अपन उस क्षेत्र की बात करेंगे जिसका राजस्थान में स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है? 27.76, और प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना आएगा? 27.31। और वह क्षेत्र कौन सा है? उद्योग। क्लियर? कोई डाउट? अब उसके बाद अपन बात करेंगे कृषि की, तो कृषि का योगदान अपन बात कर चुके हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे सेवा की, तो सेवा के अपन योगदान की भी बात कर चुके हैं। तो तीनों क्षेत्र आपको क्लियर होने चाहिए। अब पूरी आर्थिक समीक्षा के अंदर ये पूरी आर्थिक समीक्षा इन तीन क्षेत्रों के आसपास घूमेगी, सेवा, उद्योग और कृषि। ये है आर्थिक समीक्षा आपकी। क्लियर हो गई? और ऐसे क्या देख रहे हो? तो बोलो तो सही, मेरे को लगा कि कहीं खूब हो गए, क्या बात है? समझ में आ गई ना? चलो लिखें आप इसको, चलो लिखिए। अब देखो, अगर आप इसको डायग्राम के अंदर बना सकते हो। ये आपको अंदर वाला डायग्राम दिख रहा है ना, आपको सिर्फ वही ड्रॉ करना है। बाहर वाला जो है ना सर्कल, वह भारत का है, ठीक है। भारत में अभी मत जाना, सिर्फ राजस्थान का जो सर्कल दिख रहा है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। इस फॉर्मेट में अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप फटाफट ड्रॉ करो। अगर नहीं कर सकते तो भी ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना?
ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा आएगा? सेवा। ये फिर लिख लो, सेवा कितना % है? सेवा बताइए 43.74। फिर ये वाला कौन सा? कृषि कितना %? 28.95। और ये वाला उद्योग 27.31। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है। अगर 3 तरह के कलर हैं, पेन के कलर होगा तो उसमें कलर ड्रॉ कर लेना, अगर नहीं है तो एक में बड़े डॉट बना लो इस तरह से, एक में धारियां कर लो और एक को पूरा भर दो। ठीक है, ये 3 तरह से अलग अलग बना लेना ये चीजें। बना लिया? चलो अब मैं सवाल का पैटर्न लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस तरह से आते हैं। ठीक है, लिखिए सवाल। सवाल लिखिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितना है? अब देखो, अगर समझ में नहीं आया होगा ना सवाल, या पढ़ नहीं रखा होगा, तो सवाल को पढ़ते क्या लगेगा? फिटी बाड़ा है अपने कहीं करना अपना आरएस बढ़ नहीं गुण। तो देखो ध्यान से पढ़ो, सवाल का एक एक शब्द आपके दिमाग में सेट हो रखा है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ रहे हैं, 22-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन मतलब GSDP, मतलब घर के अंदर 100 रुपये आ रहे हैं, अपन 100 रुपये को क्या माना? GSDP माना। सेवा क्षेत्र याद आ गया कि भाई सबसे ज्यादा योगदान किसका था? सेवा क्षेत्र का। प्रचलित मूल्यों पर आपको डायग्राम याद आ जाएगा कि एक तरफ लिखा था प्रचलित, दूसरी तरफ लिखा था स्थिर। अपन को ये याद है कि चाहे प्रचलित पूछे चाहे स्थिर पूछे, योगदान सबका सेम का सेम ही है। कृषि का कितना है? 28, उद्योग का कितना है? 27, और सेवा का कितना है? बस। तो आपको आंसर 4 दे रखे होंगे ऑप्शन, आप इसके सामने बराबर करके आंसर लिख लो। क्या लिखोगे? बस, बहुत बढ़िया आंसर लिख लो 43.74%। ठीक है, अब मैं इसको भाषा के रूप में लिखवा देता हूं आपको, जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया है, ताकि आपको समस्या नहीं आएगी बात पढ़ने में। लिखिए, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार
प्रचलित मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका? लिखिए, सेवा क्षेत्र। योगदान सेवा क्षेत्र कितना है भाई? तो ब्रैकेट में डालना और लिखना 43.74%। सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का। उसके बाद कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र का कितना है? 28.95%। तथा सबसे कम योगदान किसका? उद्योग क्षेत्र का। कितना? 27.31% है। दोनों का किसका? पॉइंट अलग है ना। मैंने अभी क्या लिखा है? बोला होगा ना प्रचलित कीमतों पर। दोनों का सेम है, कुछ अलग है ना, पॉइंटों में अलग है। देखो क्या है कि अगर लिखवाने में कुछ नहीं, मैं आपको दोनों का लगभग साथ में लिखवा लूँ, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको याद करने की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि कृषि का इसमें भी 28 है, उद्योग का इसमें 27 है, उसमें भी वो का हुआ है। कल पॉइंटों के अंदर सेम दे दिया तो समस्या ना कर दे। तो मैं आपको अलग अलग लिखवा दूंगा कि भाई प्रचलित कीमतों पर इतना है और स्थिर कीमतों पर इतना है। ठीक है, ये तो मैंने लिखवाया किस पे? प्रचलित पे। अब सेम की सेम लाइन आप लिख लो स्थिर पे। ये पड़ा डेटा आपके सामने, लिख लो फटाफट। पॉइंट में थोड़ा अलग है, बाकी तो लगभग सेम ही है। वो वैसे कभी एग्जामिनर करता नहीं है इतना, पास में ऑप्शन देता नहीं है, लेकिन कभी किस्मत ही खराब हो तो दिक्कत वाला तो कॉल आऊँ। क्या मैडम लिख दिया आपने? कहाँ है ज्यादा? सेवा, कृषि और फिर उद्योग।
यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उद्योग का 27.31 है और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 27.76 है। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक एग्जांपल दिया था ना कि कोरोना के बाद उद्योग धीमा पड़ा है पहले की तुलना में। वो 2011-12 की बातें हैं, उस समय उद्योग बहुत परवान पे था। उस समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान होता था सेवा का, उसके बाद आता था उद्योग और उसके बाद आता था कृषि। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ कि सेवा तो ऐसे कैसे चल रही थी, नौकरियां थी लगभग चल ही रही थी, फर्क किस पे पड़ा सबसे ज़्यादा, वह पड़ा उद्योग पर। उद्योग सारे के सारे बंद हो गए और जो कृषि थी, कृषि को सरकार ने चालू रखा था, तो कृषि बढ़ गई और उद्योग घट गया। इस कारण जो लास्ट ईयर की जो आर्थिक समीक्षा थी ना, उसमें भी स्थिर कीमतों पर उद्योग ज़्यादा था और इस बार भी स्थिर कीमतों पर उद्योग ज़्यादा है। बात आई समझ में? इस कारण यहाँ पर है 27.76 और वहाँ पर है 27.31। क्लियर हो गया? लिख दी बात? क्या लिखी? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का। कितना? 43.74। उसके बाद कृषि का कितना? 28.50 और सबसे कम योगदान उद्योग का कितना? 27.6। कोई समस्या नहीं। अब अपन बात करते हैं औद्योगिक विकास के अंदर। उद्योग में सबसे पहली बात आती है, वह आती है अपने एमएसएमई की। किसकी? अब ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लिया, ठीक है। देखो ये एमएसएमई आपके लिए इतना खास क्यों है? क्योंकि जब आप लोग आरएस बनते हो, ठीक है, आरएस वारएस बनते हो, जब एसडीएम की पोस्ट पे लगते हो या कोई अच्छी पोस्ट पे लगते हो, तो आपको अपनी ऑफिस के लिए या फिर जैसे कोई मान लो एसडीएम लग गया या कोई अतिरिक्त जिला कलेक्टर बन गया, आरएस बन गया, तो अब उसको कोई सामान परचेस करना पड़ता है। सामान खरीदते हैं ऑफिस वाले, अपने आवश्यक जो ऑफिस की चीज़ें हो गई, कुर्सी टेबल हो गया, या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना हो गया, तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपन एक चीज़ निकालते हैं, वह निकालते हैं टेंडर। नाम सुना इसका? टेंडर निकलता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आरएस अधिकारी हूँ नहीं, वैसे मान लो, मानने में अच्छा लगता है, तो मान लो आरएस अधिकारी हूँ, ये बाहरी शक्ल बहुत अच्छी लग रही, भोली भोली, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे को टेबल कुर्सी लेनी है, तो टेबल कुर्सी ये एक दे रहा है 120 की, मैं बोलता हूँ कि तू ऐसा कर 140 ले ले, तू 120 लेगा, मैं तेरे को 125 में दे दूंगा, बाकी 15 रुपये मेरे। होता है? तो अपन इस तरह से नहीं कर सकते। तो सरकार ने एक व्यवस्था की है, वह की है टेंडर की। टेंडर कैसे? टेंडर का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे टेबल कुर्सी परचेस करनी है ऑफिस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक ओपन बोली आमंत्रित करूंगा। ओपन बोली मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई मुझे अपनी ऑफिस के लिए टेबल कुर्सी परचेस करनी है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वह अपनी जो रेट है वह एक बंद लिफाफे के अंदर मुझे दे दे। तो 1 2 3 4 ऐसा सब लोगों ने क्या की, अपनी एक रेट है वह बंद लिफाफे के अंदर दे दी कि भाई साहब ये कुर्सी है, ये कुर्सी हम आपको, किसी ने बोला 120 में देंगे, किसी ने बोला 100 में देंगे, किसी ने बोला 55 में देंगे। तो हाँ, तो सबकी रेटें आ गई मेरे पास। अब रेटें आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबके सामने वो बंद लिफाफा खोलता हूँ। अब बंद लिफाफा मैं जब खोलता हूँ, उसमें नियम ये है कि जिसकी सबसे कम रेटें होती है ना, उस फर्म को ये टेंडर दिया जाता है कि भाई हमको 100 कुर्सियाँ चाहिए, सबसे कम रेट आपकी है, आप ऐसा करो कि कुर्सियाँ पहुँचा दो और हम आपको जो पेमेंट है वो आपको दे देंगे। तो ये एक सिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं टेंडर। आई बात समझ में? ये टर्म समझ में आ गया टेंडर क्या होता है। अब दूसरी बात, अब जब अपन टेंडर करते हैं तो अपन को फर्म देखनी होती है कि भाई साहब अपन कौन सी फर्म के साथ टेंडर कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है ना, वह कंडीशन होती है जिस फर्म को आप लोग टेंडर दे रहे हो वह फर्म एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन होगी ना, वह यही होगी कि जो फर्म के साथ आप लोग टेंडर कर रहे हो वह फर्म एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब जिसको ये पता नहीं है एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वह टेंडर क्या करेगा? नहीं कर सकता। तो आरएस अधिकारी कैसा? नहीं है ना। तो अब आपको ये समझना है कि एमएसएमई है क्या। आपके आरएस प्री के अंदर, आरएस नहीं एसआई के अंदर
जब वस्तुनिष्ठ पेपर हुआ था 2021 में, तब एक सवाल पूछा था कि अभी हाल ही में नारायण राणे ने MSME मंत्रालय का कार्यभार संभाला। MSME की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके SI के अंदर सवाल पूछा गया है प्री के अंदर 2021 में। कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो M का मतलब हो गया माइक्रो, S का मतलब स्मॉल और M का मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस। हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग। ये तो हो गया इसका नाम। और आपको इसकी महत्ता पता चलेगी कि भाई अपन को पढ़ना क्यों पड़ता है। अपन किसी भी फर्म के अंदर चले जाओ, चाहे आप अगर टीचर बन जाओगे तो टीचर के अंदर भी आपको विद्यालय के लिए कुछ ना कुछ परचेस करना पड़ता है। फुटबॉल हो गया, खेल सामग्री हो गई, टेबल कुर्सी हो गई, टीवी हो गया, कुछ भी अगर आप परचेस करोगे, अगर आप सरकारी पैसे से परचेस कर रहे हो तो उसका पहला पॉइंट यही होगा कि वह जिस फर्म से आपने परचेस की है वह MSME के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो ही आप उससे परचेस करोगे। अगर आपने किसी और से परचेस कर लिया और कल किसी ने बिड लगा दी अगर कोर्ट के अंदर, तो जिसने परचेस किया है तो उसकी तो घर की काली। नियम यही है, पहला नियम है MSME के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब MSME तो यही नाम आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात, MSME होती क्या है? अपन ने पढ़ लिया भाई सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग है, लेकिन अपन किस उद्योग को सूक्ष्म कहेंगे, किसको लघु कहेंगे, किसको मध्यम कहेंगे? तो इसको अपन दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक तो इसका आधार आता है, वह आता है निवेश, और दूसरा इसका आधार आता है, वह आता है टर्नओवर। ठीक है, एक आधार क्या है? निवेश, और एक आधार आता है टर्नओवर। निवेश का मतलब क्या? निवेश का मतलब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे अगर मुझे एक दुकान लगानी है कपड़ों की, तो कपड़ों की दुकान लगाने के लिए मैंने कपड़े कहीं से परचेस किए होंगे, पैसे लगाकर मैंने कपड़े परचेस किए, दुकान भरी, तो मैंने कितना पैसा लगाया उस दुकान के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं निवेश। और टर्नओवर का मतलब हो गया कि मान लो कि मैंने 100 रुपये लगाए, ठीक है, और इस 100 रुपये से मैंने जब माल बेचा तो मेरे को 130 रुपये आए, तो मेरा टर्नओवर क्या हुआ? 230। कितना हुआ? 230। तो टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? आपने कितना लगाया प्लस आपको कितना मिला, इन दोनों का जो जोड़ होगा वह आपको टर्नओवर बताएगा। क्लियर है? दो चीजें समझ में आई, निवेश क्या होता है और टर्नओवर क्या होता है, और MSME की फुल फॉर्म। इन तीनों में किसी को कोई समस्या नहीं। अब अपन बात करते हैं कि सूक्ष्म उद्योग अपन किसको बोलते हैं, लघु किसको बोलते हैं और मध्यम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा है, हर समय समय पर चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन अभी जो नवीन परिभाषा है आपको सिर्फ वही ध्यान रखनी है कि कौन सा उद्योग सूक्ष्म है, कौन सा लघु है और कौन सा मध्यम है। तो देखो आपको कैसे ध्यान रखना, 1, 5, 10, 50, 50, 250, ये 50, 250 है। ठीक है, 1, 5, 10, 50 और 50, 250, मतलब वह उद्योग जहां पर निवेश 1 करोड़ से कम है और जहां पर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वह उद्योग कौन सा है? सूक्ष्म उद्योग। निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। आप अपने आसपास अगर नजर घुमाकर देखोगे तो लगभग 90% जो दुकानें हैं वह सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत ही आती है। देख लो, मतलब अब आप अगर किसी गांव के अंदर रहते हो तो मात्र 2 या 3 दुकानें होगी जिसका निवेश है वह 1 करोड़ से ज्यादा होगा। 1-2 दुकानें होगी, टर्नओवर कोई बड़ा व्यापारी है तो उसकी बात अगर अपन कर रहे तो वह 1 करोड़ से ज्यादा होगा, बाकी सबका 1 करोड़ से कम ही है। टर्नओवर 5 करोड़ टर्नओवर बोलते किसको है? मतलब इतना लेन देन किया कि टोटल 5 करोड़ पैसा, 5 करोड़ इकट्ठा हुआ, तो अपन उसको बोलेंगे सूक्ष्म उद्योग। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया लेकिन 10 करोड़ से कम है निवेश, और जो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, तो वह कौन सा उद्योग हो गया? लघु। ठीक है, पूरे गांव के अंदर तो शायद कोई दुकान होगी नहीं। ठीक है, अगर कोई शहर के अंदर जा रहा है, कस्बे के अंदर, तो वहां पर 1-2 दुकानें हो सकती है। ठीक है, जहां पर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो और आदमी ने, और 50 करोड़ का टर्नओवर करता हूं। ठीक है, इससे आगे बढ़ो, 10 करोड़ से ज्यादा
और 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट जिले के अंदर भी मात्र, दुकानें की बात करें तो ठेकेदारों को छोड़ते हैं तो मात्र 40-50 दुकानें होगी जो इतना इन्वेस्टमेंट करती है, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर की बात करूं तो 250 करोड़ मुश्किल ही है ना। 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी दुकान तो कोई नहीं होगी जो कपड़ों की या स्टेशनरी की जो 250 करोड़ का टर्नओवर करती है, ठीक है। तो उनके लिए ये एमएसएमई बनाई गई। अब इनको कैटेगरी, इनको श्रेणियों में बांटा क्यों गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इनको बांटा गया कि भाई ये सूक्ष्म है, ये लघु है, ये मध्यम है? ऐसी क्या समस्या आन पड़ी? तो सरकार ने क्या किया, उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं। अब जो पहले से दापा हुआ है उसको दबाने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। जिसको आवश्यकता है अगर उसको पैसा दिया जाए तब तो काम का है। तो सरकार ने बोला कि हम लोग इनके लिए एक योजना चलाते हैं, बहुत सारी योजना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनको अलग अलग लेवल पर अलग अलग सुविधाएं मिलती है। जैसे अगर कोई माइक्रो का है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, कोई लघु का है तो उसको कम सुविधा मिलेगी लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगी, और कोई मीडियम है तो इनको इन दोनों से बहुत कम मिलेगी। इस कारण इनको कैटेगराइज किया गया है। इनको टैक्स के अंदर छूट भी मिलती है, और इससे जो बड़े उद्योग है उनको किसी भी तरह की छूट नहीं है, उनसे पैसा लिया जाता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, CSR नाम सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं सुना होगा, चलो इस CSR का मैं आपको बाड़मेर के अंदर एग्जांपल देता हूँ। कोरोना के समय आप लोगों ने देखा हाई स्कूल के अंदर एक हॉस्पिटल बना था, एक जर्मनी टेक्नोलॉजी का एक अस्थायी हॉस्पिटल था जो हाई स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ बना था। देखा किसी ने? एक वो परमानेंट नहीं था, परमानेंट तो सरकारी हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल, आपने कंपनी का नाम सुना है वेदांता, बाड़मेर के अंदर काम करती है, ऑयल एंड गैस वाली, ठीक है। तो इसका टर्नओवर है ना इससे ज़्यादा है। तो सरकार ने बोला कि ऐसी कंपनियां जो इतना पैसा कमाती है, बाड़मेर से कमा रही है, तो इनको अपने प्रॉफिट का 2% देश की जनता के लिए खर्च करना है। इसी कारण उसने जो 2% था ना, इस 2% का कैश रुपया नहीं देकर उसने वहां पर वो हॉस्पिटल खोल दिया। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा एक चक्र होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सब पैसा इन्वेस्ट होता है। बाकी कोई कंपनी ऐसी दातार नहीं है कि वह अपना पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करे, कोई नहीं है। ये जरूरी है 2% खर्च करना, इसी कारण वह हॉस्पिटल खोला गया था। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? MSME तो हेडिंग लगाओ पहले MSME, और क्लियर है ना भाई? जितना समझाया उतना समझ में तो आ रहा है। सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि भाई MSME लगा कर सिर्फ आपको रटना है, आपको इसकी एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर किस तरह से इसका यूज होता है। यहाँ पे क्या आएगा? 1, 5, यहाँ पर 10, 50, और फिर 50, 250, ठीक है। ये 1 करोड़ से कम, ये 5 करोड़ से कम, ये 10 करोड़ से कम, ये 50 करोड़ से कम। ये 50 करोड़ से कम और ये 250 करोड़ से कम। ये टेबल है जो आपको अपनी कॉपी के अंदर बनानी है।
अब अगर आपको बोले कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग पर टिप्पणी कीजिए, कर सकते हो? हैं? अभी तक किसी को कंफ्यूजन है? हाँ, सबका आया नहीं है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के बारे में? क्या लिखोगे? इंग्लिश में नाम? अरे सारणी नहीं बनाई जाती है, भाषा के अंदर लिखना पड़ता है। अगर आप डायग्राम वगैरह बना लोगे तो बढ़िया बात है, बाकी सारणी बना लोगे तो सारा का सारा मामला 50 शब्दों में सारणी में चला जाएगा पूरी जगह। भाषा में लिखिए इसको, कैसे लिखोगे? लिखिए, कौन लिखेगा? आइए बोर्ड पे कोई लिखो, एक जना कोई है तैयार? लिख लोगे? आओ। नहीं नहीं, लिखो ना बोर्ड पे। चलो बोल दोगे? हाँ चलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, बस ये लिखना था और आराम से जितना बोला है 20 शब्दों में पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये बोला, अब तो लिख सकते हो, लिखो। अभी भी किनों के हाथ चलेंगे नहीं मुझे पता है। लिखिए लिखिए, अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब उस भाई ने बोल दिया, अब तो लिख सकते हो। बोलूं मैं? हाँ बोलो, हो मेहनत करे कौन? लिखिए, सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग जिनमें उपकरणों, मशीनरी पर निवेश कितने से कम? निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर कितने से कम? टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। वे उद्योग जिनमें उपकरणों और मशीनरी पर निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उसे अपन कौन सा उद्योग बोलते हैं? सूक्ष्म उद्योग। अगला लघु, ये लो लघु। लिख लो परिभाषा, क्या लिखोगे? वे उद्योग जिनमें उपकरणों तथा मशीनरी पर निवेश 10 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। बस लिखिए फटाफट। यहां पर निवेश का करना है 10 करोड़ से कम। निवेश 10 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और तीसरा कौन सा है? तीसरा आ जाएगा मध्यम उद्योग।
निवेश 1, 5, 10, 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम। आप लोग सिर्फ इतना मत लिख देना, पूरी परिभाषा लिखनी तीनों बार। वे उद्योग जिनका निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसे सूक्ष्म उद्योग, सैम के सैम लघु के लिए और सैम के सैम मध्यम के लिए। राजस्थान में जो उद्योग मंत्री है वही एमएसएमई मंत्री है, और राजस्थान में जो उद्योग मंत्री है वह शकुंतला रावत है, तो राजस्थान में एमएसएमई मंत्री भी शकुंतला रावत है। लिखिए, क्लियर? चलिए अगली बात अपन करते हैं इसके आगे। तो एक बात आती है कि भाई अपन ने एमएसएमई की बात की, अपन ने परिभाषा देख ली कि भाई एमएसएमई की परिभाषा ये है। अगली बात आती है कि अपन एमएसएमई को कोई फर्म खोल दी, अपन ने कोई ऐसी शॉप खोल दी, अपन ने ऐसी कोई फर्म खोल दी जो एमएसएमई है, तो अपन को इस फर्म को रजिस्टर करवाना है। तो एमएसएमई की फर्म को कहाँ पर रजिस्टर करवाया जाएगा? तो उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है यूआरपी पोर्टल। क्या नाम है? यूआरपी पोर्टल। इस पोर्टल पर जाकर आप लोग, अगर आप लोगों ने कोई एमएसएमई की फर्म खोली है तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। आई बात समझ में? पोर्टल का नाम क्या है? यूआरपी पोर्टल। और यूआरपी की फुल फॉर्म क्या है? उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल। क्लियर बात है क्या? और मुझे बताइए कि पोर्टल और एप्लीकेशन में फर्क क्या है? एक तो है पोर्टल और एक आती है ऐप, आती है। इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, और ऐप क्या है? एप्लीकेशन की तो शॉर्ट फॉर्म ऐप है। ये क्या है? एप्लीकेशन ही तो ऐप है। तो ऐप एप्लीकेशन बात तो सही है, लेकिन पोर्टल और एप्लीकेशन फर्क क्या, मुझे बताओ, बताइए। पोर्टल किसी एप्लीकेशन की सहायता से, हाँ बढ़िया बात। और ऐप मोबाइल की सहायता से खोला जाता है ना? देखो पोर्टल और ऐप में संकल्प क्या है? संकल्प का ऐप है कि पोर्टल है? ऐप है, ठीक है। ऐप को आप एक्सेस कहां से करोगे? आपको किसी एक एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे प्ले स्टोर के अंदर गए, प्ले स्टोर के अंदर जाकर आपने उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद ये अपने आप में एक स्वतंत्र एंटिटी है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसको चलाने के लिए संकल्प का, अगर आपको ऐप चलाना है तो उसको चलाने के लिए सिर्फ आपके पास फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। उस फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन है तो आप चला सकते हो। लेकिन पोर्टल स्वतंत्र नहीं है। पोर्टल को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप SSID खोलते हो SSID, तो क्या करते हो? सबसे पहले क्रोम खोलते हो, गूगल क्रोम खोल दिया या मोजिला फायरबॉक्स खोल दिया, खोलकर फिर इसके अंदर आप SSO चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो SSO को चलाने के लिए ये एक तरह का स्वतंत्र नहीं है, इसको चलाने के लिए किसी न किसी ऐप की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? तो ये पोर्टल और ऐप में फर्क होता है। ये यूआरपी पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। क्लियर है? लिखिए दूसरी बात। एमएसएमई उद्यम को रजिस्टर करवाने के लिए, एमएसएमई उद्योग को रजिस्टर करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई पोर्टल को
रजिस्टर करवाने के लिए एमएसएमई, क्या बोला मैंने, एमएसएमई उद्योग को रजिस्टर करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को यूआरपी पोर्टल की शुरुआत की गई। यूआरपी लिखकर उसके ब्रैकेट में लिखना उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, यूआरपी पोर्टल। और यूआरपी के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यू से उद्यम, आर से रजिस्ट्रीकरण और पी से पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई। कब की? 1 जुलाई 2020 को। क्लियर? कोई समस्या? चलिए, एमएसएमई पढ़ लिया क्या होता है। एमएसएमई उद्योग को आपने रजिस्टर करवा लिया। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या, व्यापार शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, पैसों की आती है कि नहीं आती है। अब तीसरी समस्या को हल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने एक योजना की, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना, इसका काम क्या होगा, इसका काम समझ में आ गया होगा, लोन देना, ताकि लोन देंगे तो उद्यमी के पास पैसा पहुंचेगा। अगर पैसा पहुंचेगा तो वह अपना उद्योग संचालित कर सकता है। तो तीसरी हेडिंग लगाइए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और इसके बारे में बात अपन कल करेंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। समझ में आया क्या औद्योगिक विकास जितना करवाया मैंने? कोई समस्या हो तो पूछिए। एक भाई बोले समस्या है, हैं? एमएसएमई मंत्रालय है। एमएसएमई एक उद्योग नहीं है। जैसे जल शक्ति मंत्रालय, ये मंत्रालय है। 2015 में एमएसएमई की स्थापना, देखो आपका सवाल है एमएसएमई की स्थापना। अब ये सवाल इस तरह का है कि राजस्थान में उद्योग की स्थापना कब हुई। अब राजस्थान में उद्योग की स्थापना कब हुई, ये कोई सवाल नहीं। एमएसएमई क्या है? एक तरह के उद्योग ही है। इनको कैटेगराइज कर रखा है, एम से माइक्रो, एस से एम से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इनको कैटेगराइज कर रखा है। ये एक परिभाषा है एमएसएमई। इसके अंदर बहुत सारे उद्योग आते हैं। तो एमएसएमई कोई एक अलग उद्योग नहीं है कि अपन बता सके इसकी स्थापना कब। ये कोई संस्था भी नहीं है, ये सिर्फ उद्योग के प्रकार है। संस्था होती है तो उसकी स्थापना होती है, ये सिर्फ उद्योग के प्रकार है। उनको बांट रखा है उद्योगों को 4-3 तरह से। ठीक है, चलिए।